हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए प्रतिभा हिंदी पाठमाला से पाठ 3 मिस्र की यात्रा पाठ समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो बच्चों, पाठ है मिस्र की यात्रा। और ये जो पत्र है, ये जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को ये पत्र लिखे थे। पहले मैं आपको जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बता दूं। ऐसे तो आपको पता ही है कि उनका जन्म 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्हें बच्चों से बेहद लगाव था। ये चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। इनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तब नेहरू जी ने उन्हें अनेक पत्र लिखे, जेल से हर तरह के पत्र लिखे, जिससे वो अपने पुत्री को जानकारी दे सकें। ये पत्र बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करते हैं। यानी इस उम्र के बच्चों को हमेशा जिज्ञासा रहती है, वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा होगा। तो उस जिज्ञासा को जानते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी के लिए खत लिखे। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। यह सभी पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। यानी नेहरू जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। उसके अंदर उन्होंने सारे पत्रों को ध्यान से रखा हुआ है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे। इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। यानी ये पत्र नेहरू जी ने अपनी बेटी को अंग्रेजी में लिखे थे, पर मुंशी प्रेमचंद जी ने इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो चलो बच्चों, आपको पाठ समझाती हूँ। यह पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा गया था। उनका उद्देश्य यह था कि वह पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को देश विदेश की कथाएं सुनाएं तथा जानकारी प्रदान करें। इस पत्र में उन्होंने मिस्र देश का इतिहास, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति तथा स्थापत्य कला पर प्रकाश डाला है। मिस्र देश की यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो देखते हैं। नैनी जेल 1930। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती थी तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें करती थी। मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उसके बड़े बड़े देशों की कथाएं लिखा करूँगा। पुराने ज़माने में शहरों और गाँव में किस तरह के लोग रहते थे, उनका हाल उनके बनाए हुए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है। उन पत्थरों की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं। इसके अतिरिक्त बहुत पुरानी किताबें हैं जिनसे उस समय के बारे में ज्ञात होता है। यानी समय के बारे में बताया गया है कि हमें उस समय का कैसे पता चलता है, कि उनके मकानों से, इमारतों से, पत्थर पे जो तख्तियाँ लगी होती हैं और पुरानी किताबों से। मिस्र में अब भी बड़ी बड़ी मीनारें और स्फिंक्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी जगहों में भव्य मंदिरों के खंडर नज़र आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे वे हमसे बहुत दूर ना थे। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्टकार्ड
मौजूद हों। स्फिंक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डील डॉल बहुत बड़ा है। किसी को यह नहीं मालूम कि यह मूर्ति क्यों बनाई गई। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट है और किसी की समझ में नहीं आता वह इस तरह क्यों मुस्कुरा रही है। तुम तो जान ही गई होगी कि आज मैं तुम्हें मिस्र देश के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिस्र में बनी मीनारें बहुत लंबी चौड़ी हैं। वास्तव में वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फिरौन कहते थे। तुम्हें याद है तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी। मम्मी किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं ताकि वह सड़ ना जाएं। बादशाहों के मरने के बाद मम्मी बना दिया जाता था और उन्हें बड़ी बड़ी मीनारों में रख दिया जाता था। उनके पास सोने और चांदी के सजावट की चीज़ें और खाने की वस्तुएं भी रख दी जाती थी। बताया कि मम्मियाँ जो थी वहाँ पर क्या होता था, राजा महाराजाओं का जब अंतकाल हो जाता था तो ऐसे मसाले और तेल से उन्हें चिपकाया जाता था जिससे वो सड़े ना, और उन्हें बड़े बड़े मकबरों में रखा जाता था और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें रख दी जाती थी। लोगों का विचार था कि शायद मरने के बाद भी उन्हें खाने की आवश्यकता रहेगी। 2-4 साल हुए उन लोगों ने इनमें से एक मीनार के अंदर एक बादशाह की मम्मी पाई जिसका नाम तूतनखामीन था, जिनके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीज़ें रखी हुई मिली। यानी उनके पास से बहुत खूबसूरत चीज़ें मिली जो बहुत ही कीमती थी। उस ज़माने में मिस्र में खेतों को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती थी। मैरीडू नाम की झील ख़ास तौर पर मशहूर थी। यानी उस ज़माने में वहाँ पर मैरीडू नाम की एक झील थी। इससे मालूम होता है कि पुराने ज़माने में मिस्र के रहने वाले इतने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इससे उस ज़माने की स्थापत्य कला का पता चलता है, विज्ञान का पता चलता है कि वो लोग कितने ही होशियार थे। इन नहरों, झीलों और बड़ी बड़ी मीनारों को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने ही बनाया होगा। केडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। हम उस टापू के पास से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में पुराने ज़माने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। नोसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडर अब तक मौजूद हैं। इस महल में स्नानागार और पानी के नल भी थे। नादान लोग इसे नए ज़माने की चीज़ समझते हैं। आज हम समझते हैं कि ये आज की देन है, पर उस ज़माने में भी वहाँ पर ये सब था। इसके अलावा वहाँ खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और धातु तथा हाथी दांत के बारीक काम भी किए जाते थे। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे। तुम्हें मिदास बादशाह के बारे में पढ़ा होगा। वह जिसको छू लेता था वह चीज़ सोना हो जाती थी। वह खाना नहीं खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज़ नहीं। इसके अलावा उसके लालच की भी उसे यह सज़ा दी गई थी। यह है तो एक मज़ेदार कहानी, लेकिन इससे हमें यह मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज़ नहीं है जितना लोग सोचते हैं।
क्रीट के सभी राजा मिदास कहलाते हैं और यह कहानी उन्हीं में से किसी एक राजा की होगी, क्योंकि यहाँ पे का है वो लोग बहुत लालची थे, जिस चीज़ को छूते थे सोना। तो ऐसे ही जो कहानी हम जो सुनते और समझते आए हैं, वो नेहरू जी ने कहा इन्हीं में से किसी लालची व्यक्ति की कहानी होगी, जो लालच के अंधकार में इतना डूब गया था कि जो हर चीज़ को हाथ लगाता सोना बन जाती थी, और वो खाना भी नहीं खा पाता क्योंकि वो चीज़ सोने की बन जाती थी। तो नेहरू जी ने कहा है कि सोना इतनी अच्छी चीज़ नहीं है जितना लोग समझते हैं। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार इसके शब्दार्थ करते हैं बच्चों। इरादा, इरादा यानी विचार, मौजूद यानी हाजिर, सींचना सिंचाई करना, तरक्की यानी उन्नति, मकबरा यानी समाधि, टापू जमीन पर वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा हो, द्वीप, कथाएं यानी किस्से, बादशाह यानी राजा, अजायब घर यानी संग्रहालय, नादान यानी समझ, मज़ेदार यानी रोचक, डील डॉल यानी शरीर का विस्तार, अच्छा लंबा चौड़ा व्यक्ति, वक्त यानी समय, मशहूर यानी प्रसिद्ध, खंडहर यानी टूटी फूटी इमारत, सभ्यता परंपरागत विशेषताओं का सामूहिक रूप, मम्मी यानी मृत शरीर जिसे विशेष रसायनों से लपेटकर सुरक्षित रखा जाता है। आई होप ये चैप्टर शब्दार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।